हाय दोस्तों, आज हम देखते बाकीलाल सीरीज़ का एक नया कॉमिक्स जिसका नाम है कथाकार। इस कॉमिक्स का चित्रांकन किया है बेदी ने। सहयोग गौरव, निशा, संतोष, श्रीकांत। मतलब कहानी है तरुण कुमार वाही की, संपादन है मनीष गुप्ता और इस कहानी के हास्य सलाहकार है विवेक मोहन संजय गुप्ता। विशालगढ़ से कोसों दूर तुषारगढ़ में एक रात। आह 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 पुत्र नथु। पिताजी, ओह, तो मैं फिर वही स्वप्न देख रहा था। पिछले 10 वर्षों से मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ। इसी बीच मेरी माँ भी ईश्वर को प्यारी हो गई। आह माँ, नहीं, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं वह कत्थू नहीं रहा, बल्कि बन चुका हूँ कथाकार। मैं इसी समय विशालगढ़ अपने पिता को महाराज विक्रम सिंह की कैद से छुड़ाने जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं महाराज को प्रसन्न करके अपने पिता को कैद से मुक्त करवा लूँगा। जल्दी ही। ओह, मैं विशालगढ़ आ पहुँचा। आलू लो, बैगन लो, तुरई लो। तभी अरे, इसे क्या हुआ? ये तो जीवन है, महा आलसी। कत्थू ने जीवन के चेहरे पर पानी के 2 छींटे मारे तो उसकी आंखें खुली। जल के छींटे मारकर मुझे होश में कौन लाया? तुम चलते चलते मूर्छित हो गए थे, मैं तुम्हें होश में लाया हूँ। तुम मुझे होश में क्यों लाए? मैं तो थोड़ी देर में भूख से फिर मूर्छित हो जाऊंगा। मैंने पिछले 3 दिन से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। ओह, क्या? विशालगढ़ में कोई भूखा नहीं मरता, ये आलसी है। काम ही नहीं करेगा तो भूख से तो मरेगा ही नहीं। मेरे होते हुए यह भूख से नहीं मरेगा। इसका मतलब तुम इसे भीख दोगे? ऐसी भूल मत करना परदेसी, क्योंकि विशालगढ़ में भीख लेना व देना अपराध है। इसके लिए तुम्हें कठोर दंड भी मिल सकता है। नहीं भाई, मैं इसे भीख नहीं दूंगा। मैं कथाकार हूँ, मैं इसे अपनी कहानी सुनाऊंगा। ये मेरी कहानी सुनेगा और बदले में इसका पेट भरेगा। कहानी से मेरा पेट कैसे भरेगा? तो फिर जीवन सुन कहानी। कमाल है, ये कहानी से भला इसका पेट कैसे भरेगा? एक नगर था। नगर में एक बाग था। बाग में हर प्रकार के फलों के वृक्ष थे, मगर वो जादुई बाग था। वहाँ से कोई भूखे पेट वापस नहीं आ सकता था। खत्म कहानी। अरे, जीवन कहाँ गया? अरे, ये मैं कहाँ आ गया? हाँ, यहाँ तो स्वादिष्ट फलों की भरमार है, जिन्हें देखकर मेरी भूख और भड़क उठी है। वाह, यम यम। पेट भर गया, मगर फल खाने की और इच्छा हो रही है। अरे, मैं दोबारा वहीं पर आ गया। हाँ, क्योंकि फल खाकर तुम्हारा पेट भर चुका है। जाओ आलसी, कुछ काम करो। नहीं, मुझे वापस वहीं पर भेज दो। वहाँ फल तोड़ने भी नहीं पड़ते हैं। कथाकार की कहानी का यह चमत्कार देखकर हर कोई दंग रह गया। और कथाकार, हम भी कहानी सुनेंगे। अरे, ये क्या करते हो? मैं गिर पड़ूंगा। अच्छा, एक एक करके आओ। फिर वही एक और पेड़ के नीचे कथाकार का आसन लगा दिया गया और कथाकार, मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ, मेरा उद्धार करो। ओह, ठीक है। कोढ़ी, सुन कहानी। एक जंगल था,
उस जंगल में एक झील थी। झील में ऋषि पोखराचार्य तप करते थे। उनकी मैल के प्रभाव से झील का पानी रोगहरण हो गया था। उसमें स्नान करने से रोग जड़ से खत्म हो जाते थे। उस झील में स्नान करने के बाद ही कोई आ सकता है। कहानी खत्म। ओह, रोगहरण झील, मार डुबकी। हाँ, मैं ठीक हो गया। और अरे, ये तो रोग मुक्त हो गया। तभी यह कैसा मजमा लगा रखा है यहाँ। सेनापति जी, वो कथाकार है, उसकी कहानियों में अद्भुत शक्ति भरी है। कहानियाँ सुना सुना कर वो लोगों के दुख दूर कर रहा है। अभी अभी उसने एक कोढ़ी को ठीक किया है। कहानी सुनाकर कोढ़ी को ठीक कर दिया। मैं ऐसे ढोंगी लोगों को खूब पहचानता हूँ। अभी पता चल जाएगा। इन भोले भोले लोगों को कहानी सुनाकर बहकाने के अपराध में मैं तुझे हिरासत में लेता हूँ कथाकार। किंतु सेनापति जी, ये हमें बहका नहीं रहा। इसकी कहानियों में कमाल की शक्ति है जो भूखे का पेट भर देती है और रोगी को रोग मुक्त कर देती है। अगर ऐसी बात है तो इसे अपनी बात का प्रमाण देना होगा। मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ सेनापति। सेनापति, सुनो कहानी। एक भयानक वन था जिसमें शेर रहते थे। जंगल में जाओगे, शेर पकड़ कर लाओगे। डरोगे तो नहीं, डरोगे तो बाहर आ जाओगे। कहानी खत्म। अरे सेनापति जी गायब हो रहे हैं। ये तो मैं सचमुच के जंगल में आ गया। हमारा जंगल। ये तो मेरी दहाड़ से मिलती जुलती दहाड़ है। शेर। मानो आज दावत बनेगी। अजी, मैंने कहा सुनती हो। दूसरे ही पल सेनापति जी वापस आ गए। मैं डरा नहीं। उफ, जान बची। वो तो आपको वापस आया देखकर ही हम समझ गए। अब तो आपको अपनी बात का प्रमाण मिल गया सेनापति जी। हो, मुझे तो मिल गया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी महाराज को भी सुनाओ। वो तुम्हें इनाम देंगे। इतना सुनते ही कथाकार की आंखें चमक उठी। ओह, महाराज को? अवश्य सेनापति जी, अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी पल की तो प्रतीक्षा थी। कथाकार, हमें कहानी सुनाने के लिए लौटना। महल में पहुंच के सेनापति ने महाराज के सामने कथाकार के विषय में सब कुछ बता दिया। कथाकार, सबसे पहले कहानी भतीजे मोहक को सुनाओ। इसे कोई कहानी नहीं सुनाता क्योंकि इसकी नानी दादी दोनों मरी हुई है। कथाकार, पहले तुम हमारे पुत्र को कोई कहानी सुनाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमार मोहक सिंह, सुनो कहानी। एक था परीलोक। परीलोक में सुंदर परियां रहती थी। एक सुंदर परी उसकी रानी थी। वो सबको खूब प्यार करती थी। परीलोक में आने वालों का स्वागत करती थी। शैतानी करने पर परीलोक से निकाल देती थी। खत्म कहानी। इसी के साथ मोहक सिंह हो गया गायब। हाय, मेरा पुत्र कहाँ गया? कथाकार, हमारा पुत्र मोहक सिंह कहाँ गया? अरे, बाकेलाल भी यह करिश्मा देखकर हैरान रह गया। मोहक सिंह तो पहुंच चुका था परीलोक में। हाँ, परीलोक। आओ पुत्र, परीलोक में तुम्हारा स्वागत है। परियां तुम्हें परीलोक की सैर कराएगी। लो, फल खाओ। नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगा। आओ, हम तुम्हें फूलों के झूले पर झूला झुलाए। नहीं, मैं अपने आप झूलूंगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। किंतु मोहक सिंह भूल गया कि ज़्यादा मज़े लेना भी अच्छी बात नहीं होती। शैतान बालक को उसकी शैतानी का दंड मिल गया।
दूसरे ही पल मोहक वापस आ गया। अरे मेरे पुत्र को क्या हुआ? राज्य वैद्य ने निरीक्षण किया। माताश्री, महाराज, इसके पाँव में तो मूंछ आ गई है, हाथ की हड्डी खिसक गई है, छाती की नस खिंच गई है। क्या? कथाकार, बोलो तुम्हें क्या दंड दूं? महाराज, इसमें मेरी कहानी का कोई दोष नहीं। इसने ज़रूर परिलोक में कोई शैतानी की होगी। महाराज, भूल हमारी ही है जो हमने इसे भतीजे मोहक को कहानी सुनाने को कहा। सर्वप्रथम कहानी आपको सुनानी चाहिए थी। बाकेलाल, तुम ठीक कहते हो, हम दोनों कहानी सुनेंगे। मैं भी। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो ठीक है। कथाकार, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी कहानी सुनते ही सुनने वाला कहानी के कल्पना लोक में पहुंच जाता है। हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें हम एक ऐसे अद्भुत स्थान पर पहुंच जाए जो हमने पहले कभी सपने में भी न देखा हो। अभी लीजिए महाराज। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल, सुनो कहानी। एक मैदान था, बहुत खुला व विशाल, रेत का मैदान, कोसों लंबा। मैदान पर जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े रहते थे। वहाँ तेज़ हवा चलती थी, मगर हवा में रेत नहीं उड़ती थी, उड़ते थे पत्थर। इस मैदान में फंसने वाला कोई भी प्राणी इस पत्थरों से नहीं बच सकता, क्योंकि वह पत्थर उसी की ओर उछलते हैं और एक बार उससे ज़रूर टकराते हैं। इन पत्थरों से दिमाग वाला ही बच सकता है। कहानी खत्म। महाराज और बाकेलाल दोनों गायब हो गए। हाँ, वे कहानी में चले गए हैं जल्द ही। बाकेलाल, ये हम कहाँ आ गए? महाराज, हम रेगिस्तान में आ गए हैं, जहाँ तेज़ हवा कभी भी चलने लगती है और तेज़ हवा के दबाव से यहाँ वहाँ पड़ी चट्टानें कभी भी इधर से उधर उछलने लगती है। सही है बाकेलाल, मुझे पकड़ लेना, कहीं उड़ न जाना। बाकी बचो। कथाकार ने कहा था कि पत्थर उसी इंसानों से ही जाकर टकराते हैं। क्यों ना मैं मोटे के पीछे दुबक जाऊँ। जो भी पत्थर आएगा वह मोटे से ही टकराएगा। बाकेलाल, वह पत्थर उड़कर मेरी तरफ आ रहा है। बाकेलाल, मुझे बचा, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। अब मरेगा मछली। लेकिन यह क्या? वाह, तोंड पर टकरा कर मज़ा आ गया। मैं सबसे कह देता हूँ कि वही टकराओ। बाकेलाल, मेरे पेट पर गुदगुदी मत करो। ऐसे भयानक समय में मैं हंसना नहीं चाहता। थड़ा हैं? यह हमारा पापड़ वाले को सूझ गई तरकीब इन पत्थरों से बचने की। बाकेलाल, इस संकट की घड़ी में भी तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? महाराज, इन पत्थरों से बचने की तरकीब सूझ गई। महाराज, वह है चट्टान, अपनी तोंद आगे कीजिए। मैं भी तोंद से टकराऊंगा ही। हम भी। वह देखिए महाराज, आपकी गतिदार तोंद से टकराकर पत्थर कितने खुश हो रहे हैं। ओह, तो वह गुदगुदी मुझे तुमने नहीं की थी। वाह बाकेलाल, तुम्हारी बुद्धि का भी जवाब नहीं। दूर हट शैतान पत्थर। और तब शुक्र है महाराज और बाके वापस आ गए। कहिए महाराज, वह स्थान अद्भुत था या नहीं? कथाकार, तुमने तो हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो शुक्र है कि मेरी सदाबहार तोंद और बाके मेरे साथ थे। कमबख्त, एक भी पत्थर मोटे के सिर से आकर नहीं टकराया। मेरी किस्मत ही खराब है।